नमस्कार। आज हम तकनीक की दुनिया की उन हकीकतों पर बात करने वाले हैं जो असल में हकीकत हैं ही नहीं, या शायद हैं। हम गहराई से समझने वाले हैं ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी यानी एमआर की दुनिया को। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इन उभरती हुई तकनीकों की परतें खोलते हैं, खास तौर पर ये समझाते हुए कि ये काम कैसे करती हैं और इनका असर क्या हो सकता है। सही। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि ये समझे कि ये तीनों एआर, वीआर, एमआर आखिर हैं क्या भला, इनमें बारीक फर्क क्या है और सबसे जरूरी इनमें क्षमता कितनी है, खासकर अगर हम सीखने सिखाने के नजरिए से देखें। सोचिए, क्लासरूम में बैठे बैठे आप मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं, या शायद मानव शरीर के अंदर वो रक्त कोशिकाओं के साथ बह रहे हैं। ये ख्याली काफी रोमांचक लगता है। हाँ, सुनने में तो कमाल लगता है। तो ये जो आभासी और संवर्धित दुनिया बनाने का वादा है, ये सुनने में बहुत आकर्षक है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? वीआर, एआर, एमआर, ये सब सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, पर हैं तो अलग अलग, है ना? बिल्कुल, इनमें काफी महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, ये बात सही है कि ये सभी वास्तविकता के अनुभव को बदलने से जुड़ी हैं। सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर को लेते हैं। हाँ, वीआर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पूरी तरह से एक आभासी दुनिया है। मतलब जब आप वो वीआर हेडसेट पहनते हैं ना, हाँ। तो आपकी आंखों के सामने एक कंप्यूटर से बना हुआ 360 डिग्री का वातावरण आ जाता है। आप असल दुनिया से कह सकते हैं पूरी तरह कट जाते हैं। अच्छा। और उस आभासी दुनिया में डूब जाते हैं। आप उसे देख सकते हैं, उसमें घूम फिर सकते हैं और हाँ, कुछ हद तक चीजों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाना। ये जो डूब जाने वाली बात, जिसे इमर्सिव कहते हैं, क्या यही वीआर का मूल तत्व है? ऐसा लगता है मानो आप सच में वहीं मौजूद हो। हाँ, बिल्कुल। यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है और ताकत भी। ये आपको पूरी तरह घेर लेता है, आपकी नज़र और सुनने की शक्ति को कंट्रोल करके। एक अच्छा वीआर अनुभव आपको महसूस करा सकता है कि आप सच में शारीरिक रूप से कहीं और हैं। अब आते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर। ठीक है। एआर आपको आपकी असली दुनिया से काटता नहीं है, ये अलग है, बल्कि ये आपकी असली दुनिया के दृश्य के ऊपर, उसके ऊपर डिजिटल जानकारी या छवियां जोड़ देता है। अच्छा, तो जैसे मैं अपने फोन के कैमरे से अपने कमरे को देख रहा हूं और स्क्रीन पर उसी कमरे में एक 3D डायनासोर दिखने लगे, वो एआर हुआ? बिल्कुल सही उदाहरण है, एकदम सही। आप अभी अपना कमरा देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक डिजिटल चीज जुड़ गई है ना? ये आमतौर पर स्मार्टफोन ऐप या फिर वो खास किस्म के चश्मों के जरिए होता है। हाँ। जानकारी हो सकती है, कोई निर्देश हो सकते हैं, 3D मॉडल, कुछ भी जो आपकी वास्तविक दुनिया के दृश्य पर ओवरले किया जाता है। तो वीआर एक पूरी नई दुनिया बनाता है, जबकि एआर आपकी मौजूदा दुनिया को डिजिटल चीजों से कह सकते हैं संवर्धित करता है, बेहतर बनाता है। समझ रहा हूं। वीआर इज इक्वल टू पूरी आभासी दुनिया, एआर इज इक्वल टू असली दुनिया प्लस डिजिटल परत। तो फिर ये तीसरी चीज मिक्स्ड रियलिटी या एमआर, ये कहां फिट होती है? क्या ये बस एआर का ही एक फैंसी नाम है या कुछ और है? नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। मिक्स्ड रियलिटी, जैसा नाम बताता है, हकीकत और आभासी दुनिया का एक गहरा मिश्रण है। यहाँ न सिर्फ डिजिटल चीजें आपकी असली दुनिया में दिखती हैं जैसे एआर में होता है, हाँ, बल्कि वो असली दुनिया की चीजों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती हैं, जैसे कि वो सचमुच वहीं मौजूद हो। अच्छा, इंटरैक्ट कैसे? सोचिए, आपके टेबल पर रखा एक वर्चुअल कप असली टेबल से गिर सकता है, या आप अपने असली हाथ से एक वर्चुअल बटन दबा सकते हैं। इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो भौतिक दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। इसे हाइब्रिड रियलिटी भी कहते हैं। ओहो, तो एमआर में डिजिटल और असली चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं? बिल्कुल। ये तो वाकई एआर से एक कदम आगे लगता है। वो सिर्फ स्क्रीन पर तैरते हुए नहीं दिखते, बल्कि असली माहौल का हिस्सा ही बन जाते हैं। वाह, ये अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल। इन तकनीकों को संभव बनाने के लिए जाहिर है कुछ खास तकनीकें और शब्द इस्तेमाल होते होंगे। हमारे स्रोतों में कुछ तकनीकी शब्दावली का जिक्र था। क्या हम कुछ मुख्य शब्दों पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल, ताकि ये समझना आसान हो जाए कि ये अनुभव बनते कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ प्रमुख शब्द हैं जो इन अनुभवों को परिभाषित करते हैं। वीआर की दुनिया में सबसे पहले तो हेडसेट आता है। हेडसेट, हाँ। वो डिवाइस जिसे आप सिर पे पहनते हैं, जिसमें स्क्रीन और लेंस होते हैं जो आपको वो आभासी दुनिया दिखाते हैं।
इनमें अक्सर मोशन ट्रैकिंग होती है। मोशन ट्रैकिंग? हाँ, जो आपके सिर और कभी-कभी हाथों की हरकतों को ट्रैक करती है, ताकि वर्चुअल दुनिया में आपका नजरिया बदल सके जब आप सिर घुमाएं तो। अच्छा, ठीक है। फिर है हैप्टिक फीडबैक। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, हैप्टिक फीडबैक सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब आसान है। ये वो तकनीक है जो कंपन या दबाव से मतलब छूने का एहसास कराती है। मान लीजिए आप वीआर में कोई बटन दबाते हैं तो आपके कंट्रोलर में हल्की सी कंपन होगी, जिससे लगेगा कि आपने सच में कुछ छुआ है। यह अनुभव को सिर्फ देखने सुनने से आगे ले जाकर महसूस करने लायक बनाता है और असली लगता है। यानी सिर्फ देखना सुनना नहीं, छूना भी महसूस हो सकता है। हाँ। ये तो वाकई डूब जाने वाले अनुभव को गहरा बनाता होगा। कमाल है। और अवतार, वो क्या है? अवतार। हाँ, अवतार वर्चुअल दुनिया में आपका डिजिटल रूप है। हाँ। आपकी पहचान, आपका प्रतिनिधित्व। दूसरे लोग आपको उसी अवतार के रूप में देखते हैं। अच्छा, जैसे गेम्स में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर टेलीपोर्टेशन वीआर में घूमने का एक तरीका है जहां आप एक पॉइंट से दूसरे पर तुरंत पहुंच जाते हैं बिना चलकर जाए। और हाँ, एक चुनौती भी है, सिम्युलेटर सिकनेस। सिम्युलेटर सिकनेस? हाँ, कुछ लोगों को वीआर इस्तेमाल करते हुए मतलब थोड़ा चक्कर या मतली जैसा महसूस हो सकता है, खासकर अगर वर्चुअल मूवमेंट और असली शारीरिक स्थिति में तालमेल ना हो। अच्छा, ये सिम्युलेटर सिकनेस वाली बात ध्यान देने लायक है। मतलब सबको सूट नहीं करता होगा शुरू में। अब अगर एआर की तरफ देखें तो वहां कौन से खास शब्द हैं? एआर में सबसे पहले तो एआर ऐप होते हैं। एप्स? हाँ, जो आपके फोन या टैबलेट पर चलते हैं और एआर अनुभव दिखाते हैं। इन्हें बनाने के लिए एआर डेवलपमेंट किट का इस्तेमाल होता है। पहले क्या था कि मार्कर बेस्ड एआर ज्यादा आम था। मार्कर बेस्ड? हाँ, जिसमें ऐप किसी खास तस्वीर या पैटर्न, जिसे मार्कर कहते हैं, उसको पहचानकर उसके ऊपर डिजिटल कंटेंट दिखाता था। लेकिन अब मार्करलेस एआर ज्यादा प्रचलित है। मार्करलेस मतलब बिना मार्कर के? हाँ, जो बिना किसी खास निशान के सीधे सतहों को पहचान सकता है, जैसे जमीन, टेबल वगैरह। अरे वाह, यानी अब उसे किसी खास निशान की जरूरत नहीं, वो कमरे को ही समझ सकता है। हाँ, काफी हद तक। और यहीं पर SLAM जैसी तकनीकें काम आती हैं। SLAM, ये क्या है? SLAM? हाँ, SLM, इसका मतलब है सिमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। ये वो तकनीक है जो डिवाइस को अपने आसपास के माहौल का, कह सकते हैं, एक 3D नक्शा बनाने और उसमें अपनी सही जगह जानने में मदद करती है। इसी वजह से मार्करलेस एआर संभव हो पाता है। अच्छा। और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स असली दुनिया में सही जगह पर टिके हुए दिखते हैं, भले ही आप कैमरा घुमाएं। स्लैम, ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि एआर अब ज्यादा स्मार्ट और स्थिर हो गया है। वो समझता है कि टेबल कहाँ है, दीवार कहाँ है। कमाल है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है ट्रैकिंग, जो ये पक्का करता है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आपके हिलने डुलने पर भी सही जगह पर दिखें। फिर है डेप्थ सेंसिंग। डेप्थ सेंसिंग, गहराई समझना। हाँ, चीजों की दूरी को समझता है, जिससे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स असली चीजों के आगे या पीछे सही तरीके से दिख सकते हैं। और स्पेशल मैपिंग, वही आसपास के वातावरण का 3D नक्शा बनाना है। ये सब मिलकर एआर अनुभव को ज्यादा वास्तविक और सहज बनाते हैं। ओवरले तो बस वही डिजिटल जानकारी है जो असली दुनिया पर दिखाई जाती है। और जियो टैगिंग लोकेशन के आधार पर एआर कंटेंट दिखाने में मदद करता है। ये तकनीकी पहलू तो काफी दिलचस्प है, मतलब इनके पीछे काफी विज्ञान है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग क्या है, खासकर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, सीखने सिखाने यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है? शिक्षा में तो इनकी, आप कह सकती हैं, अपार संभावनाएं हैं और स्रोत इसके कई फायदे गिनाते भी हैं। वीआर की बात करें तो पहला बड़ा फायदा है बेहतर समझ और याददाश्त, जिसे स्रोत ज्ञान प्रतिधारण कहते हैं। अच्छा, नॉलेज रिटेंशन? हाँ, जब आप किसी चीज को सिर्फ पढ़ते या देखते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठ जाती है। सोचिए, इतिहास की क्लास में पिरामिडों के बारे में पढ़ने की बजाय वीआर में उनके अंदर घूमना, ये अनुभव भूलना मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो है। या फिर सौर मंडल को वीआर में ग्रहों के बीच घूमते हुए समझना, बिल्कुल अलग अनुभव होगा। सही। दूसरा है छात्रों का ध्यान ज्यादा लगना, हायर एंगेजमेंट। हाँ, वीआर आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देता है, तो भटकने की गुंजाइश कम होती है। जब छात्र पूरी तरह से किसी विषय में डूबे होते हैं, जैसे मान लीजिए वीआर में मानव हृदय की जटिल संरचना को एक्सप्लोर कर रहे हैं,
तो उनका ध्यान और रुचि किताब के चित्रों से कहीं ज्यादा होती है। ये तो है। तीसरा है लागत प्रभावशीलता। कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ये कैसे? हेडसेट तो महंगे होते होंगे। हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये उन अनुभवों को संभव बनाता है जिनमें असल में बहुत ज्यादा खर्चा आता, जैसे दूर देशों के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना। हाँ, सही कहा। या खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगों का सुरक्षित सिमुलेशन करना, या महंगी मशीनों पर ट्रेनिंग देना। इन सब के लिए यात्रा या विशेष उपकरणों की जरूरत वीआर से कम हो जाती है। एक क्लासरूम से ही दुनिया घूमी जा सकती है। ये दिलचस्प है। तो शुरुआती लागत भले ही हो, लंबे समय में ये सस्ता पड़ सकता है, खासकर उन अनुभवों के लिए जो वैसे शायद संभव ही नहीं होते। और एक और बात कही गई थी अदृश्य को देखने की। हाँ, अदृश्य का अन्वेषण। वीआर हमें उन जगहों और चीजों तक ले जा सकता है जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। जैसे रात के आकाश में दूर की आकाशगंगाएं देखना, अणु के स्तर पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझना, या समुद्र की गहराइयों में छिपे जीवों को खोजना। स्रोतों में वो डायनासोर के साथ चलने का जो उदाहरण दिया है ना, हाँ। वो इसी का प्रतीक है। समय में पीछे जाकर उन विशालकाय जीवों के बगल में खड़ा होना, ये वीआर से ही संभव है। डायनासोर के साथ चलना, ये वाकई सीखने को एक एडवेंचर बना सकता है। ये तो हुई वीआर की बात। एआर के बारे में क्या? शिक्षा में उसके क्या लाभ हैं? एआर भी सीखने को बहुत संवादात्मक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाता है, क्योंकि असली दुनिया में ही होता है। इसे इस्तेमाल करना अक्सर आसान लगता है, खासकर मोबाइल डिवाइस पर। स्रोत बताते हैं कि इससे छात्रों की एकाग्रता, समझ और सीखी हुई बातों को याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? कैसे एआर क्लासरूम में मदद कर सकता है? कल्पना कीजिए, जीव विज्ञान की क्लास में छात्र अपने डेस्क पर रखे एक मार्कर पर फोन का कैमरा करते हैं और उनकी स्क्रीन पर एक धड़कता हुआ मानव हृदय 3D में दिखाई देता है। अरे वाह! जिसे वो घुमाकर हर तरफ से देख सकते हैं। या भूगोल की क्लास में डेस्क पर ही एक ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाई दे। अच्छा। या फिर बिना किसी असली मेंढक को काटे एक वर्चुअल मेंढक का विच्छेदन, डाइसेक्शन जिसे कहते हैं, हाँ। अपनी स्क्रीन पर देखना और समझना। वर्चुअल मेंढक का विच्छेदन, ये तो नैतिक रूप से भी बेहतर है और शायद ज्यादा छात्र इसे बिना झिझक के देख पाएंगे। सही बात है। और ज्यामिति या रसायन शास्त्र जैसे विषयों में बिल्कुल, एआर के जरिए छात्र 3D में ज्यामितीय आकृतियों को देख सकते हैं, उन्हें घुमा सकते हैं, उनके कोण समझ सकते हैं। रसायन शास्त्र में अणुओं की संरचना या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को 3D में देखना, उन्हें समझना बहुत आसान बना सकता है। पाचन तंत्र जैसी जटिल जैविक प्रणालियों को परत दर परत देखना भी एआर से संभव है। ये सब अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप देने जैसा है। सही कहा। यहीं पर 3D की भूमिका भी अहम हो जाती है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, हमारी दुनिया तो स्वाभाविक रूप से त्रिआयामी है, 3D है। हाँ। जब हम 2D किताबों या स्क्रीन पर सीखते हैं तो हम वो स्थानिक समझ स्पेस की समझ खो देते हैं। 3D मॉडल्स और विजुअलाइजेशंस, चाहे वो वीआर में हो या एआर में, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग जैसे विषयों को समझने में बहुत मदद करते हैं और जानकारी बेहतर याद रहती है। हाँ, जैसे शार्क का 3D मॉडल जिसे छात्र हर कोण से जांच सकें, वो एक सपाट तस्वीर से तो कहीं ज्यादा सिखाएगा। निश्चित रूप से। तो मूल बात यह है कि ये तकनीकें सीखने को सिर्फ जानकारी हासिल करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे एक अनुभव बनाती हैं। छात्र करके सीखते हैं, सिर्फ पढ़कर या सुनकर नहीं। स्रोतों में शिक्षकों के लिए एक गतिविधि का भी सुझाव था शायद। हाँ था, जैसे छात्रों को वीआर में ताजमहल जैसी जगहों का वर्चुअल टूर करवाना और फिर उनसे कहना कि वो अपने अनुभव और अवलोकन लिखें और साझा करें। ये सीखने को सक्रिय बनाता है। एक्टिव लर्निंग। हाँ, एक्टिव लर्निंग। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तकनीकें अनुभवों का लोकतंत्रीकरण कर रही हैं, डेमोक्रेटाइज कर रही हैं। अच्छा, कैसे? जो अनुभव पहले कुछ ही लोगों के लिए सुलभ थे, जैसे विदेश यात्रा या महंगी प्रयोगशालाओं तक पहुंच, वो अब ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये सीखने के अवसरों में समानता लाने में भी मदद कर सकती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, समानता। लेकिन इन अनुभवों के लिए किस तरह के उपकरणों की जरूरत होती है? क्या ये बहुत ज्यादा महंगे या जटिल हैं? आम स्कूलों या छात्रों की पहुंच से बाहर? देखिए, उपकरणों की विविधता काफी बढ़ गई है। शुरुआत के लिए गूगल कार्डबोर्ड जैसे बहुत ही सस्ते विकल्प हैं। गूगल कार्डबोर्ड, वो गत्ते वाला? हाँ, वही। वो मूल रूप से एक कार्डबोर्ड होल्डर होता है जिसमें आप अपना स्मार्टफोन लगाकर बेसिक वीआर अनुभव ले सकते हैं।
ये स्कूलों के लिए वीआर को आजमाने का एक बहुत आसान और सस्ता तरीका है। अच्छा, यानी शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च जरूरी नहीं है, ये अच्छी बात है। और ज्यादा उन्नत उपकरणों के बारे में क्या है? फिर आते हैं स्टैंड अलोन वीआर हेडसेट जैसे मेटा क्वेस्ट, जो पहले ऑक्यूलस क्वेस्ट के नाम से जाने जाते थे। मेटा क्वेस्ट, हाँ। इनमें अपना प्रोसेसर और स्क्रीन होती है, किसी कंप्यूटर या फोन की जरूरत नहीं। ये गेमिंग के साथ साथ शैक्षिक एप्स और सिमुलेशन के लिए आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। इसी तरह HTC Vive जैसे हेडसेट हैं जो ज्यादातर कंप्यूटर से जुड़कर चलते हैं और उच्च स्तरीय ज्यादा इमर्सिव अनुभव देते हैं, खासकर इंजीनियरिंग या ट्रेनिंग जैसे कामों के लिए। और मिक्स्ड रियलिटी के लिए? आपने माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का जिक्र किया था। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस MR का एक प्रमुख उदाहरण है। ये एक हेडसेट है जो आपको असली दुनिया देखने देता है, लेकिन साथ ही उसमें होलोग्राफिक डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को इस तरह दिखाता है जैसे वो असली माहौल का हिस्सा हों। ये इंटरैक्टिव लर्निंग और जटिल डिजाइन कामों के लिए बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हाँ, ये अभी काफी महंगा भी है। महंगा है? हाँ। अच्छा, और AR के लिए चश्मे, वो रेबैन वाले? हाँ, रेबैन स्टोरीज जैसे स्मार्ट चश्मे AR की दिशा में एक कदम है। हालांकि अभी ये ज्यादातर तस्वीरें लेने या संगीत सुनने जैसे काम करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे और उन्नत AR ग्लासेस आने की उम्मीद है जो सीधे आपकी नजरों के सामने डिजिटल जानकारी ओवरले करेंगे। अच्छा, जैसे नेविगेशन निर्देश या सूचनाएं। अभी ज्यादातर AR अनुभव स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए ही होता है। तो मतलब उपकरणों की एक पूरी रेंज है, सस्ते कार्डबोर्ड से लेकर महंगे होलोलेंस तक। और ये सिर्फ खेलने या मनोरंजन के लिए नहीं है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इनका इस्तेमाल अब बहुत गंभीर कामों में हो रहा है। विश्वविद्यालय जटिल विषयों को पढ़ाने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। सेनाएं सैनिकों को सुरक्षित माहौल में प्रशिक्षित करने के लिए, अस्पताल सर्जनों को ट्रेनिंग देने या सर्जरी की योजना बनाने के लिए, इंजीनियर प्रोटोटाइप बनाने और परीक्षण करने के लिए, और शिक्षक तो खैर कर ही रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ये तकनीकें अब सिर्फ खिलौनों से आगे बढ़कर मतलब परिपक्व उपकरणों में बदल रही हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, सार निकालें, तो VR हमें एक पूरी तरह से नई गढ़ी हुई दुनिया में ले जाता है। AR हमारी असली दुनिया पर डिजिटल जानकारी की परत चढ़ाता है, और MR इन दोनों का मिश्रण है, जहां डिजिटल और भौतिक दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। सही? बिल्कुल सही। और इन सभी में खासकर शिक्षा में सीखने के तरीके को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। ये रटने की बजाय अनुभव करने पर जोर देती हैं। एकदम सही कहा। हम जानकारी को ग्रहण करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में एक बड़े बदलाव के, कह सकते हैं, मुहाने पर खड़े हैं। ये सिर्फ आकर्षक या मजेदार होने की बात नहीं है, बात गहरी समझ और बेहतर कौशल विकास की है। हाँ, जब आप किसी चीज को 3D में अनुभव करते हैं या किसी प्रक्रिया को सिमुलेशन में खुद करके देखते हैं, तो आपकी समझ का स्तर ही अलग होता है। लेकिन ये बदलाव चुनौतियां भी लाता होगा, है ना? जैसे शिक्षकों को नई तकनीक सीखने की जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की लागत और सब तक पहुंच, या फिर वो सिमुलेटर सिकनेस जैसी समस्याएं। निश्चित रूप से स्रोत इन चुनौतियों का सीधे तौर पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करते, लेकिन ये वास्तविक बाधाएं हैं। तकनीक को अपनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, सही पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना होगा, और ये पक्का करना कि सभी छात्रों को समान पहुंच मिले। ये सब महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा। हर नई तकनीक के साथ सीखने की अवस्था और अनुकूलन की जरूरत तो होती ही है। हाँ, ये संतुलन बनाना जरूरी होगा, संभावनाओं का फायदा उठाना और चुनौतियों का समाधान करना। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में सीखना कैसा दिखेगा। क्या क्लासरूम ऐसे ही रहेंगे या पूरी तरह बदल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। शायद भविष्य हाइब्रिड हो। हाइब्रिड? हाँ, जहां पारंपरिक तरीकों के साथ इन तकनीकों का मिश्रण हो। लेकिन एक बात तय है कि ये तकनीकें सीखने वालों के लिए अनुभवों की एक नई दुनिया खोल रहे हैं और शिक्षा को ज्यादा व्यक्तिगत, इंटरैक्टिव और शायद ज्यादा प्रभावी बनाने की क्षमता रखती हैं। तो आज हमने ऑगमेंटेड, वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी की संभावनाओं और उनके पीछे की तकनीक को काफी गहराई से समझा। ये सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की उभरती हुई हकीकतें हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों की बातों से ही उपजा है, पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। हाँ, बताइए। जब ये तकनीकें हमें किसी भी अनुभव का अनुकरण करने की शक्ति देती हैं, चाहे वो चांद पर चलना हो या किसी महान कलाकार की तरह पेंटिंग करना, तो असली अनुभव का क्या महत्व रह जाएगा?
भविष्य में हम वास्तविकता को कैसे परिभाषित करेंगे जब आभासी अनुभव इतने ज्यादा वास्तविक और सुलभ हो जाएंगे? क्या वर्चुअल सीखना असली दुनिया में सीखने जितना ही मान्य होगा? इस पर सोचना जरूरी है। क्या वर्चुअल अनुभव असली अनुभव जितने मायने रखेंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद आने वाले समय में हमें इसका जवाब खोजना होगा। इस बेहतरीन और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।